हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। बच्चा, जैसे आप सभी जानते हैं कि रोज रात 10 बजे मैं आप सभी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, अभी जो ग्रुप डी आई है, या साथी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है या यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सभी के लिए स्पेशल जीके की क्लास ले रहा हूं। और इसमें मैं अभी जो आरपीएफ एसआई में पेपर आया है उसकी शिफ्ट के सॉल्यूशन करा रहा हूं। 4-5 दिन में सारी शिफ्ट के सॉल्यूशन हो जाएंगे। 15 शिफ्ट आपको नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। किस तरीके से टीसीएस नए क्वेश्चन पूछ रही है, तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठे और बहुत सावधानी से उत्तर दें, बहुत ही मजा आएगा। पहला क्वेश्चन है संविधान के भाग 4A। अब सभी जानते हैं 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो आप सभी जानते हैं इसे किससे जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से। मौलिक कर्तव्यों को किससे जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। कब? 1976 में। यह कहां से प्रेरित है? यह सोवियत संघ से प्रेरित है। यह कहां से प्रेरित है? सोवियत संघ के संविधान से। इसकी सिफारिश किसने की थी संविधान में इसको जोड़ने के लिए? आप कहोगे सर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका नाम क्या है जिस भाग में इसको जोड़ा गया है? तो संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और इसका अनुच्छेद है 51A। उस समय साथी इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर 11वां मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 2002 में। तो इसको एक एक चीज को ध्यान में रखिएगा। अब ये जो 11 हैं इनका कुछ नाम इस प्रकार से है, ABCD EFGH ऐसे करके डाल देना, IJK। अब आप देखो, ए में आप भैया राष्ट्रीय ध्वज, हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान। बी में हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के महान विचार हैं उनका। सी में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रचना, रक्षा करना। डी में भारत की रक्षा के लिए तत्पर रहना। ई में साथी सब में एक सद्भाव की भावना, ब्रदरहुड की भावना, संस्कृति का सम्मान, कंपोजिट कल्चर, पर्यावरण आदि की रक्षा, पशुओं से प्रेम। इसमें साथी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। आई में सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। जे में साथी हर एक उसमें एक्सीलेंट काम करना, उत्कृष्ट। और के में क्या हो जाता है? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को सभी संरक्षक माता पिता शिक्षा दिलाना मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो पहले तो पूछ लेता था सीधे कि भाग 4 में क्या है। अब देखो पूछ क्या रहा है, आपको अंदर घुस के कर्तव्यों में से पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ये पहला कर्तव्य है। समग्र संस्कृति, संस्कृति कौन सी है? ये छठा कर्तव्य है। भाईचारे की भावना, ये रही सद्भाव, भाईचारा, ये तो हमारा भाई है, ये हमारा भाई है। माता पिता और शिक्षकों का सम्मान, ये नहीं कहा गया कि माता पिता और शिक्षकों का सम्मान ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। ये इंसान की तहजीब, इंसान की संस्कार होते हैं। गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये साथी एक चर्च का नाम है। इसके निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर किस स्थान से लाया गया था? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये 1594 से 1605 तक बना। इसका निर्माण कब हुआ? 1594 से 1605 तक। आपको याद है ये कहां पर है साथी? ये गोवा में। कहां पर है? गोवा। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ? गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ? तो अच्छे से याद रखिएगा, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार 1510 में हुआ। इसका अधिकार कब हुआ? आप कहोगे सर 1510 में। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ? 1510 में। यही आपसे पूछ लेगा भारत का प्रथम चर्च, भारत का प्रथम चर्च, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो भारत का प्रथम चर्च याद रखिएगा 52 ईस्वी में, 52 में सेंट थॉमस चर्च, ये केरल में स्थित है। सेंट थॉमस चर्च केरल में एक जगह है पलायूर। कहां पर? केरल में एक पलायूर जगह है, वहां पर। तो यहां पर ये जो पूछेगा सेंट बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में किसके साथी
अस्थियां रखी गई हैं, किसकी अस्थियां रखी गई हैं? तो याद रखिएगा सेंट फ्रांसिस जेवियर, सेंट फ्रांसिस जेवियर की अस्थियां, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर की अस्थियां। तो 1594 से 1605 तक निर्माण, गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में। साथ ही याद रखिएगा तो गोवा पर जो अधिकार किया वो कब किया है? 1510 में। और यहां पर किसकी अस्थियां हैं? याद रखिएगा बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर की अस्थियां हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछा इसके लिए पत्थर कहां से आए थे? खूब डीप क्वेश्चन। बसीन करके वहीं पर साथी मुंबई, बसीन की संधि वहीं पर है, वहीं से इसके लिए पत्थर आए थे। ना जयपुर, ना गया, ना हमीरपुर। सी आपका बिल्कुल सही है। सत्येंद्रनाथ बोस जी की 130वीं जयंती 1 जनवरी 2024 को मनाई गई। वो क्या थे? सत्येंद्रनाथ बोस जी को अब किस लिए जानते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आपको याद होगा। इन्होंने जो थ्योरी दी थी, बोसोन पार्टिकल का जो नाम है पॉल डिराक ने इनका नाम दिया था इन्हीं के नाम पर। बोसोन पार्टिकल जो होते हैं जिनको बोसोन कण कहा जाता है, तो बोसोन कण का जो नाम है वो साथी इन्हीं के नाम पर, इनका कणों का नामकरण पॉल डिरेक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पॉल डायरेक के द्वारा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सब कुछ 130वीं इनकी जयंती 1 जनवरी 2024 को मनाई गई। ये क्या थे? ये एक फिजिसिस्ट थे, ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे। क्या थे? ये साथी एक भौतिक वैज्ञानिक थे। आप ये बताइए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, भारत में खेल दिवस किसकी जयंती के तौर पर मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आप ही बताइए साथी। भारत में पराक्रम दिवस किसकी जयंती? पराक्रम दिवस। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती? राष्ट्रीय युवा दिवस, ये साथी किसकी जयंती और कब? राष्ट्रीय गणित दिवस किसकी जयंती और कब? राष्ट्रीय गणित दिवस, याद रखिएगा राष्ट्रीय गणित दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 28 फरवरी। खेल दिवस 29 अगस्त, 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे, 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जयंती, मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ये किनका बर्थडे होता है? याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे, सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, रामानुजन जी का बर्थडे, रामानुजन जी का बर्थडे। तो रामानुजन जी के बारे में पूछे गणितज्ञ, जबकि सत्येंद्रनाथ बोस याद रखेगा फिजिसिस्ट, फिजिक्स से संबंधित थे, भौतिक विज्ञानी। हालांकि ये पॉलीमेथ थे, और भी कई चीजों के लिए इनको जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद से भारत को किस समस्या का सामना करना पड़ा है? वैश्वीकरण, कि दुनिया से हमारा मेलजोल बढ़ा, कृषि उत्पादकता, या फिर निर्धनता, या साक्षरता, किसका? तो स्वतंत्रता के बाद से अगर आप सीधा सीधा, अब सभी जानते हैं हमें स्वतंत्रता कब मिली, हम सभी को स्वतंत्रता कब मिली, हमारा संविधान कब अपनाया गया, हमारा संविधान कब अपनाया गया, हमारे संविधान को साथी संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, अंगीकार किया गया, अपनाया गया। हमारा संविधान कब से लागू हुआ, हमारा संविधान कब लागू हुआ, जो हमारा संविधान है साथी वो कब लागू हुआ, याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता हमें साथी 15 अगस्त 1947 को मिली अंग्रेजों से। संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। सभी लोग उत्तर दीजिए, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से। हमें जो चुनौती, सबसे ज्यादा जो समस्या, वो निर्धनता। भाई देखिए, कृषि उत्पादकता तो हमने बढ़ा ली, कृषि उत्पादकता तो हमने जो हरित क्रांति से बढ़ा ली, इसको तो आप सभी जानते हैं, हमने हरित क्रांति से बढ़ा लिया, उत्पादकता को तो हरित क्रांति से बढ़ा लिया है। लेकिन ये जो निर्धनता है, अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने साथी 12 पैमानों पर
12 पैमानों पर एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला था। इसमें अभी भी सर्वाधिक प्रतिशत गरीब देखोगे, सर्वाधिक प्रतिशत बहुआयामी गरीबी, सर्वाधिक प्रतिशत बहुआयामी गरीबी बिहार में स्थित है। यहीं पर नोट कर लेना। कहां पर साथी? बिहार में। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखोगे तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी कहां पर है? सर बिहार में। नीति आयोग ने इसको कितने उस पर निकाला? 12 पैमानों पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो चौथे का उत्तर सी। इसका हमने काफी सामना किया। किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना? किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना? इसकी प्रथम अध्यक्ष बताइए, इसकी प्रथम अध्यक्ष बताइए, इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन बनी? तो देखिए, जो महिला आयोग अधिनियम आया, महिला आयोग एक्ट, वो आया 1990। इस एक्ट के जरिए महिला आयोग अधिनियम कब आया? 1990। इस एक्ट के जरिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो स्थापना हुई है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, यह साथी 1992 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय महिला आयोग की 1992 में। आप महिलाओं से संबंधित कुछ और वो भी बताइए। ये बताइए साथी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आया? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये कब आया? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। घरेलू हिंसा, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब आया? महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, इस तरह के एक्ट जो है वो पूछ लेता है, वो साथी कब आया? तो देखिए, जयंती नटराजन जो करके नाम था, जयंती नटराजन, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। जयंती नटराजन, ये जो साथी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, इसकी पहली अध्यक्ष थी। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? तो आप कहेंगे सर इसकी पहली अध्यक्ष थी, इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? तो अच्छे से याद रखिएगा, इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो जयंती नटराजन। क्या नाम है इनकी? पहली जयंती नटराजन, नहीं जयंती पटनायक। वही मैं सोचूं, जयंती पटनायक। ऐसी मतलब कोई नाम में गलती नहीं होनी चाहिए। पहला नाम मुझे याद था। अभी जो वर्तमान अध्यक्ष बनी है रेखा शर्मा के बाद में 19 अक्टूबर से विजय किशोर रहेटकर, विजय किशोर रहेटकर वर्तमान 19 अक्टूबर से कौन है? विजया किशोर रहेटकर, विजया किशोर रहेटकर। देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया और महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम ये 2005 में आया। जो राष्ट्रीय महिला आयोग का एक्ट है ये याद रखिएगा 1990 में। अच्छे से याद रखिएगा, कब साथी? 1990। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई है, जो एनसीडब्ल्यू एक्ट है वो 1990, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई है वो याद रखिएगा इस एक्ट के जरिए ये साथी इसकी स्थापना 1992 में हुई है। पांचवे का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। एक्ट भी पूछ लेता, अक्सर एक्ट भी पूछ लेता, याद रखिएगा। 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी संगठन के समूह में कितने सदस्य हैं? नाटो का साथी 32वां सदस्य बताइए, नाटो का 32वां सदस्य, नाटो का 31वां सदस्य। नाटो, इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई, इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में। यह एक मिलिट्री संगठन है। एक ऐसा संगठन है, यह साथी एक मिलिट्री सहयोग संगठन है। मतलब जो मिलिट्री होती है, सैन्य सहयोग होता है, सैन्य सहयोग जो इसके सदस्य देश है उसमें यह सैन्य सहयोग करने के मकसद से बनाया गया है। मिलिट्री सहयोग संगठन है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? याद रखिएगा, ब्रुसेल्स में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स।
और साथ ही एक जो नीदरलैंड के आप ये कह सकते हो जो पूर्व राष्ट्रपति थे मार्क रूटे, जो साथी नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? ये साथी मार्क रूटे, ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 32। 31वां बना फिनलैंड, 31वां कौन सा बना? फिनलैंड। और 32वां बना स्वीडन। स्वीडन इसका 32वां सदस्य है, 31वां है फिनलैंड और नाटो के टोटल है 32। अप्रैल 1949 में बना मार्क रूटे इसके अध्यक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्हें डैश वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है या वे 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले वो पद पर कार्यरत रहते हैं। तो प्रथम सीसी बताइए, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बताइए, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बताइए, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बताइए। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? चुनाव आयोग का गठन ये साथी किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का गठन होता है? जो चुनाव आयोग है इसमें एक साथी मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अभी 2023 में सरकार एक एक्ट लेकर आई जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इत्यादि से संबंधित था। तो गठन हुआ है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 प्रथम सीसी सुकुमार सेन, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम महिला की बात करें वीएस रामा देवी, प्रथम महिला कौन थी? वीएस रामा देवी। इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। 7वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 7वें का उत्तर भी। कौन सा बंदरगाह ये सही सुमेलित नहीं है? कौन सा बंदरगाह ये सही सुमेलित नहीं है? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, मरमगांव बंदरगाह गोवा, कोची बंदरगाह जिसको अरब सागर की रानी कहते हैं। भाई कोची बंदरगाह को क्या कहा जाता है? सर अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी। विशाखापट्टनम नाम से पता है आपको? विशाखापट्टनम ये तेलंगाना में नहीं है। तेलंगाना तो चारों तरफ से जमीन से घिरा है। ये साथी आंध्र प्रदेश में। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो डी वाला सही सुमेलित नहीं है। डी वाला सही सुमेलित नहीं है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पैरालंपिक खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। देखिए जो पैरालंपिक खेल होते दिव्यांग साथियों के खेल, तो पैरालंपिक खेल इनमें याद रखिएगा अगर 2 स्वर्ण पदक जीतने की बात आई, 2 स्वर्ण पदक, तो इसमें पहले थे देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने भी देवेंद्र झाझरिया इन्होंने भी साथी 2 स्वर्ण पदक जीते। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक और दूसरे सुमित अंटिल। देवेंद्र झाझरिया और याद रखिएगा सुमित अंटिल, इन्होंने भी साथी 2 पदक जीते। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। लेकिन पहली महिला की बात करें 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली, तो ये अवनी लेखरा शूटिंग। ये किस खेल से संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है। अवनी लेखरा शूटिंग। ये बताइए यदि पूछे पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली, पैरालंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला, तो शॉटपुट खिलाड़ी दीपा मलिक थी। शॉटपुट खिलाड़ी दीपा मलिक, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये पैरालंपिक खेलों में कोई भी मेडल जीतने वाली पहली महिला थी। 9वें का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। जून 2024 में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में अनीता वंगालापुडी को कौन सा पोर्टफोलियो आवंटित किया गया? अनीता साथी वंगालापुडी, आंध्र प्रदेश के जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ तो इन्हें साथी गृह मंत्री, जो अनीता करके वंगालापुडी है आंध्र प्रदेश में, अच्छे से याद रखिएगा, अनीता वंगालापुडी ये गृह मंत्री हैं। ये आंध्र प्रदेश में क्या है साथी? आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की क्या है? गृह मंत्री। अच्छे से याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार की गृह मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की गृह मंत्री हैं, बिल्कुल सही। आंध्र प्रदेश सरकार की क्या है?
आप कहोगे सर गृह मंत्री। तो यहां पर लोकसभा की कितनी सीट है? 25, राज्यसभा की कितनी है? 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58। राज्यपाल कौन हो जाते हैं? एस अब्दुल नजीर। राज्यपाल ये साथी एस अब्दुल नजीर यहां के राज्यपाल है। सीएम चंद्रबाबू नायडू, जिनकी पार्टी क्या है? तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण। 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। यह आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री, आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री। आप में से जो साथी याद रखिएगा अपने रेलवे की तैयारी करना चाहते तो ये साथी फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है। आप लोग एग्जामपुर ग्रुप डी नोट्स, एग्जामपुर रेलवे नोट्स सर्च करके कैश ऑन डिलीवरी से मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से, पूरा डब्बा आएगा। ठीक है भैया। किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? किस वर्ष की जनगणना में? 1951, 1901, 1991, 2011। 2011 में 943, जबकि 2001 में कितना था? 933, 10 बढ़ गया। इन चारों में देखोगे तो कल भी एक क्वेश्चन आया था कि अगर आप आज 1901 के बाद देखोगे तो साथी ज्यादातर केस में गिरा है, बट अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक 1901 की जनगणना में था। लिंगानुपात 972, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनगणना में था? 1901 की जनगणना में था। कितना? 972। 972 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 972। 2011 की जनगणना में राज्यों में देखोगे तो सर्वाधिक किसका है? केरल का। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखोगे पुदुचेरी। राज्यों में सबसे कम किसका? हरियाणा का। 11 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। दक्कन के पठार के बारे में कौन सा बात गलत है? दक्कन का पठार माने जो साथी महाराष्ट्र से शुरू हो जाता है विंध्या पर्वत के बाद से, तो ये सब दक्कन का पठार है। इसके बारे में आप सभी को बताना है। कह रहे पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे, ये बात भी बिल्कुल सही है। पूरा प्योर का प्योर एनसीईआरटी उठा के चिपकाया है। पूर्वी घाट महानदी, महानदी माने उड़ीसा से लेकर निगरिस तक फैला हुआ है। कौन सा? महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। हमें गलत कथन बताना था, हमारे तीनों के बारे में नहीं भी पता तो भी कॉमन सेंस से पता है ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी नहीं है। इसकी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जिसको दक्षिण का एवरेस्ट कहते हैं, 2695 मीटर। यह साथी याद रखेगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट को तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं, और वहां पर कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा। 12 का उत्तर ए गलत है। 12 का उत्तर ए गलत है। 5 देशों के कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया, यहां जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा इलाका है, ये एक देश के फ्रांस से भी बड़ा, जहां साथी जो वन्य जीव है उनके संरक्षण को लेकर इनकी पहली बैठक हुई है। 5 देशों ने मिलकर इस काजा टीएफसीए ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया, इसमें कितने देश हैं? 5 देश हैं। अंगोला और आपका ये नामीबिया, जाम्बिया और साथी ऐसे करके 5 देश हैं। बोत्सवाना। काजा 2024 राष्ट्र अध्यक्षों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस महीने में? लिविंग स्टोन जाम्बिया। जाम्बिया एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी हो जाती है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, और इसकी मुद्रा क्या है? क्वाचा। इसकी मुद्रा क्या है? क्वाचा। राजधानी लुसाका, मुद्रा क्वाचा। इन्होंने साथी याद रखेगा मई में इसको आयोजित किया था। इन्होंने काजा समिट को कब आयोजित किया है? तो आप कहोगे सर मई में। इसमें जो 5 देश है चाहो तो उनके बारे में लिख लो। ये जो साथी 5 देश है चाहो तो आप सभी लोग इनके बारे में लिख लो। अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है? अंगोला, बोत्सवाना जो कालाहारी डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट नामीबिया और बोत्सवाना में फैला हुआ है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे।
जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक है भैया, ये 5 देश है। 13 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना, अब सती ब्रह्म समाज की स्थापना बताइए, साल बता दीजिए किसने की है। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन आपसे पूछा है, यंग बंगाल आंदोलन से कौन संबंधित है, यंग बंगाल आंदोलन से कौन संबंधित है। आपको ये भी बताने, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है। आपको साथ ही ये भी बताना है कि प्रार्थना समाज से संबंधित कौन है, प्रार्थना समाज। तो अगर आप इनका साल देखोगे तो प्रार्थना समाज 1867, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875, यंग बंगाल आंदोलन की बात है ये 1830 के समय हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है भैया। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज 1828, ब्रह्म समाज 1828, राजा राममोहन राय। सत्यशोधक समाज 1873, याद रखिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। 14 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने मराठी भाषा में गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी है। इन्होंने मराठी भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी है, सर गुलामगिरी। 14 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। जनवरी 2024 में भारत ने स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना में औपचारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या बनाने के लिए कार्य करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक गठबंधन है। अंतरिक्ष स्टेशन, पार्टिकल एक्सेलरेटर, ऑप्टिकल टेलीस्कोप या रेडियो दूरबीन। और इसका साथी नाम क्या था, स्क्वायर एरे करके, यह साथी इसका कुछ नाम था, स्क्वायर एरे करके यह इसका कुछ नाम था। यह रेडियो दूरबीन है। एक्चुअल में क्या है, रेडियो सिग्नल पकड़ने वाली दूरबीन, स्क्वायर किलोमीटर एरे। इस परियोजना में औपचारिक रूप से शामिल होने का निर्णय लिया है। यह कैसी परियोजना है, यह रेडियो दूरबीन परियोजना है। रेडियो दूरबीन। कौन सा संगीत रूप शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इनमें से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, एक और बात याद रखिएगा, ये जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत है यह दक्षिण भारत से संबंधित है और यह मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत ये इसी की रचनाएं हैं, याद रखिएगा, ये इसी की रचनाएं हैं। जो ये गीतम रचना होती है, कौन सी रचना, गीतम। ये गीतम रचना किससे संबंधित है, यह साथी याद रखिएगा, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ये जो गीतम रचना होती है ये किससे संबंधित है। आप कहोगे सर ये किससे संबंधित है, तो आप कहोगे बड़े भैया ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है। ये साथी गीतम, गीतम, कीर्तिनम, कृति, ये सब कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति पूछेगा, कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन है, कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति। तो याद रखिएगा, उत्तर देना, श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री। सब लोग उत्तर दीजिए। मुथुस्वामी दीक्षित यार। ये सारे के सारे आरपीएफ एसआई में आए हुए पेपर है। एक एक पेपर खत्म होता जा रहा है, ऐसे ही पूरा खत्म हो जाएगा। मुथुस्वामी दीक्षित यार, मुथुस्वामी दीक्षित यार। और तीसरे याद रखिएगा त्यागराज, तीसरे याद रखिएगा त्यागराज। यह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। जबकि कर्नाटक संगीत के पिता में, कर्नाटक संगीत के पिता में, कर्नाटक संगीत के पिता में पुरंदर दास जी को कहा जाता है, पुरंदर दास जी को। 16 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। निजीकरण का विस्तार करने के लिए भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। नई आर्थिक नीति 1991 में जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे तब लाई गई। इसमें साथ ही एलपीजी सुधार किए गए। शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है, एलपीजी सुधार। एलपीजी माने लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण।
पी माने प्राइवेटाइजेशन माने निजीकरण पर जोर दिया गया, और ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण पर जोर दिया गया। एक भारत के जो बाजार है, मार्केट है, उसको विश्व मार्केट से जोड़ने पर। इसमें जब भी निजीकरण होगा तो क्या होगा, जो साथी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व उद्योग है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व उद्योग है, मतलब रिजर्व का मतलब क्या है कि इन पर केवल सरकारी कंपनी ही यह सामान बना सकती है। तो इस लिस्ट को आप छोटा कर दो, जिससे कि प्राइवेट कंपनी भी ज्यादा से ज्यादा उद्योग क्षेत्र में आ पाए। तो यहां पर कह रखा है सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या बढ़ाना, बिल्कुल गलत। अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी कंपनी स्थापित करना, बिल्कुल नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची को छोटा करना, बिल्कुल सही। सरकारी नियंत्रण को और केंद्रित करना, यह भी बिल्कुल गलत है। तो निजीकरण का मतलब यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र को कम करना। इसको लेकर साथी एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव था 1956 का, औद्योगिक नीति प्रस्ताव, लिख लीजिएगा इसको, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। इसने साथी 3 लिस्ट में बांटा था। इसकी एक रिजर्व लिस्ट थी, इसमें केवल और केवल सरकारी ही 17 ऐसे उद्योग थे जिन पर केवल सरकारी कंपनी सामान बना सकती थी। दूसरा था साथी मिश्रण, इस पे कुल लगभग 12 उद्योग थे, प्राइवेट प्लस सरकारी दोनों, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। और तीसरी लिस्ट ये प्राइवेट प्लेयर्स के लिए छोड़ दी गई थी। उसके बाद में 1969 में इन्होंने मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस करके एक एक्ट लागू किया, एमआरटीपी एक्ट। और साथ ही इंडस्ट्रियल, इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास अधिनियम लेकर आए, औद्योगिक विकास अधिनियम लेकर आए 1951 में। प्लीज इसको सभी साथी नोट कर लेना कि ये औद्योगिक विकास अधिनियम कब लेकर आए। तब कहोगे भैया ये 1951 में लेकर आए। ये कब लेकर आए? 1951 में। तो इसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस प्रकार से इन्होंने, आप देखोगे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 था, उसमें 3 ग्रुप बनाए एबीसी। ए में 17 उद्योग थे, बी में साथी 12 उद्योग थे, और सी प्राइवेट कंपनियों के लिए छोड़ दी गई थी। ठीक है भैया, 12 में पब्लिक और प्राइवेट दोनों, इसलिए पी माने प्राइवेट, जी माने गवर्नमेंट। और शेड्यूल ए जो था यह केवल सरकार के लिए था। इससे पहले 1948 वाला जो था उसमें ये 4 ग्रुप में बटी हुई थी। कितने में साथी? 4 ग्रुप में। तो यही कहीं पर लिख लेना, 1948 में ये जो थी ये 4 ग्रुप में बटी हुई थी। इस प्रकार से पूछ लेता है। ये वो चीजें जिन्हें तुम साथी कहीं और नहीं पढ़ोगे, इस प्रकार से नए क्वेश्चन पूछे जा रहे। आज सभी से दिल से रिक्वेस्ट है, इस पर ध्यान देके नोट कर लेना। इसका होता है मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, पूछा जा चुका है 10 बार। आगे आ जाता है छोटे, कौन सा विपरीत अधिशेष का सही कार्य है? विपरीत अधिशेष का मतलब होता है मार्केटेबल सरप्लस। भाई कोई किसान है, वो अपने सामान को उसके पास कब बेचेगा? जैसे किसी किसान ने फसल उगाई, वो फसल को कितनी फसल बेचेगा, तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे? उस बेचारे का जितना उत्पादन हुआ है, उसका जितना उत्पादन हुआ है, मार्केटेबल सरप्लस में जितना उत्पादन हुआ है उसमें से जितना वो अपने लिए खर्च कर लेगा उसको हटा दो। जितना उसने फसल का उत्पादन किया है उसमें से वो जितना खर्च कर लेगा, तो कुल उत्पादन में से, कुल कृषि उपज में से उसकी याद रखिएगा, जो साथी वो व्यक्ति स्वयं की खपत हटा दो। जितना वो स्वयं पर अपने घर में खपत कर लेगा उसी को विपरीत अधिशेष कहते हैं। तो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है? किसान द्वारा उत्पादित कुल कृषि उत्पादन, इसमें से क्या माइनस कर दिया जाता है? यहां देखो माइनस है कृषि उत्पादन की स्वयं की खपत, वो बेचारा अपने ऊपर जितना खपत करेगा। याद रखिएगा, यहीं पर पूछेगा राष्ट्रीय किसान आयोग 1976, राष्ट्रीय किसान आयोग 1970 में बनाया गया था। इसकी रिपोर्ट 1976, सोशल फॉरेस्ट्री,
सामाजिक वानिकी की कितनी श्रेणी बनाई गई? इस रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक वानिकी की कितनी श्रेणी बनाई गई? सामाजिक वानिकी की कितनी श्रेणी बनाई गई? याद रखिएगा 3। एक शहरी वानिकी, एक साथी ग्रामीण वानिकी रूरल, और एक साथी फार्म वानिकी। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1970 में NR मिर्धा करके इसके अध्यक्ष थे। समझे भैया? 1976 में रिपोर्ट आई थी। 18 का डी। प्रश्न संख्या 19 का पूछा है, नए आपराधिक कानूनों में से कौन सा नहीं है? 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून आ गए और इनको लोकसभा राज्यसभा में पेश किसने किया था? अमित शाह जी ने, जो भारत के गृह मंत्री हैं। CRPC 1973 का स्थान किसने लिया? BNSS ने। इसी प्रकार IPC 1860 का स्थान किसने लिया? भारतीय न्याय संहिता ने। और साथ ही पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान किसने लिया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने। तो ये तीनों नए कानून है। IPC साथ ही पुराना कानून था। IPC कैसा कानून था? पुराना कानून। एक और बात याद रखिएगा, आपराधिक विधि, आपराधिक दंड विधि व आपराधिक प्रक्रिया यह संवर्ती सूची का विषय है। आपराधिक प्रक्रिया यह संवर्ती सूची का विषय है। ये दोनों किसका विषय है? यह संवर्ती सूची का विषय है। इन्हें भी कहीं पर नोट कर लें। थोड़ा खींचकर उत्तर दीजिए, बहुत पीछे चल रहे हो। महिलाओं की शिक्षा के संबंध में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या, कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके इन्होंने कहा कि कुरान में महिला शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। बेगम अनीस किदवई, मुमताज अली, बीबी अमतुस्सलाम, बाजी जमालुन्निसा। तो ये सती मुमताज अली थे। ये मुमताज अली थे दारुल उलूम देवबंद के स्कॉलर, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से इनमें से कौन संबंधित नहीं था? स्थापना 1924, बाद में नाम बदलकर 1928 से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, ये सारे के सारे लोग HRS से संबंधित थे। सुभाष चंद्र बोस जी संबंधित नहीं थे। इन्होंने 1939 में, याद रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद में, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। अभी नाम नहीं आ रहा। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, नाम याद नहीं आ रहा। 21 का उत्तर याद रखिएगा, डी आपका बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी ये साथी HRS से संबंधित नहीं थे। किसने अटल सुरंग का निर्माण किया? किस संस्था ने? यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, इसमें साथी अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर, 10,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे लंबी, ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर साथी सबसे लंबी सुरंग है। सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग। यह साथी कुल्लू मनाली घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। तो किसने अटल सुरंग का निर्माण? ऐसे जोखिम भरे जो निर्माण कार्य है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है, BRO, जिसका गठन 1960 में हुआ। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। किसके तहत? रक्षा मंत्रालय। 22 का उत्तर क्या चाहता है? ये आपका बिल्कुल सही है। 22 का उत्तर है। पेरिस 2024 पैरालंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के ध्वजवाहक देखिए, भाग्यश्री जाधव और सती सुमित अंतिल। भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल ये उद्घाटन समारोह में थे। किसमें थे? उद्घाटन समारोह में। जबकि हरविंदर सिंह ये साथी तीरंदाजी से संबंधित है और प्रीतिपाल धावक है। प्रीतिपाल क्या है? धाविका। तो याद रखिएगा, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल
जो 2024 के पेरिस पैरालंपिक खेल हुए, 2024 के पेरिस पैरालंपिक खेल हुए, इनमें क्लोजिंग सेरेमनी की बात हो रही है। समापन माने क्लोजिंग सेरेमनी, तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। जबकि शुरुआत किसने की? भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। भारत ने इसमें कितने गोल्ड जीते? 7, सिल्वर 9, ब्रॉन्ज 13, टोटल 29 मेडल जीते। 23 का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। पाल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पाल वंश यह सती मुख्य रूप से बंगाल और उड़ीसा में फैला था। बंगाल व उड़ीसा में पाल वंश जो था और बौद्ध धर्म से संबंधित था। यह वंश किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से। इनमें सती शासक, इसके संस्थापक जो था वो था गोपाल। संस्थापक कौन था? सती गोपाल। संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल राष्ट्रकूट और सती जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, इनके बीच में कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष भी चला। तो इसमें आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा, गोपाल धर्मपाल, गोपाल वन भी कह सकते हो। गोपाल वन के बाद में धर्मपाल, देवेंद्रपाल, महेंद्रपाल, उसके बाद में साथी महिपाल, और महिपाल के बाद में याद रखिएगा महिपाल 2, जो महिपाल वन है उसके बाद में नेपाल। महिपाल वन के बाद में नेपाल। तो सबसे पहले गोपाल हो गए, गोपाल वन। गोपाल के बाद में महिपाल, महिपाल के बाद में देवपाल, देवपाल के बाद में धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, और लास्ट में नेपाल। तो सबसे पहले क्या आ गए? गोपाल। गोपाल के बाद में धर्मपाल, धर्मपाल के बाद में देवपाल, देवपाल के बाद में महिपाल प्रथम भी कह सकते हो, और महिपाल प्रथम के बाद में नेपाल। इस प्रकार से अब कहोगे सर ये पढ़ेंगे कहां से? तो ये जो छोटे वंश थे, जो अलग अलग क्षेत्रीय वंश थे, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चाहे वो सती राष्ट्रकूट वंश से पूछ ले, चोल एम्पायर से पूछ ले, पाल वंश से पूछ ले, गुर्जर प्रतिहार वंश से पूछ ले। इन वंशों के लिए अलग से एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तुम चाहते हो कि इनके लिए छोटी छोटी थ्योरी की क्लास ले आओ, तो सभी लोग यस लिख दो कि हां भैया ले आओ, तुम्हारे लिए छोटी छोटी क्लास ले आऊंगा, ट्रिक से याद भी करा दूंगा, ट्रिक से याद भी करा दूंगा। धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, नेपाल। चलिए, कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को, हमारे यहां पर एकल नागरिकता है, हमारे यहां पर कैसी नागरिकता है? हमारे यहां पर एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। हमने साथी ब्रिटेन से ली है एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। नागरिकता से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। इसको लेकर भारत ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। किस प्रकार के वनों में पेड़ मुख्य रूप से लंबी जड़ और गूदेदार तने, लंबी जड़ और तने कैसे होते? गूदेदार। कौन से उसमें? अब सोचो, लंबी जड़ों का क्यों? जिससे कि जो नमी होती है, नमी काफी नीचे से सोख सके, धरती के काफी नीचे से नमी प्राप्त करने के लिए। तो लंबी जड़ें काफी नीचे से नमी प्राप्त करने की जरूरत कहां पर होती है? जहां पर पानी कम होता है, जहां पर पानी कम होता है। तो याद रखिएगा, जैसे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां, जो कांटेदार वन और झाड़ियां होती हैं, इनके पौधों की जो जड़ें होती है वो लंबी होती है और तना गूदेदार होता है, तना गूदेदार होता है। ठीक है भैया। 26 का उत्तर ए। स्वयं सहायता समूह पहल जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता में किस प्रकार योगदान देते हैं? आपने देखा होगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें स्वयं सहायता ग्रुप बनाते हैं, उनको बैंक लोन प्रोवाइड करता है, वो अपना सामान बेच के बैंक की किस्त चुकाते हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह महिला भी बना सकती है। तो ग्रामीण भारत में महिला पुरुष के बीच में जो समानता है, किस प्रकार
शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके, केवल कृषि उत्पादकता में सुधार करके, या वित्त नेतृत्व की भूमिका और निर्णय लेने में महिलाओं की पहुंच बढ़ाकर। अब जब आपको अपनी कंपनी चलानी है, आपका अपना स्वयं सहायता समूह चलाना है, तो आपको पैसे का प्रबंधन कैसे करना है, लीडरशिप भूमिका और निर्णय लेने में महिलाओं की पहुंच को बढ़ाकर, यह जो ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूह पहल है, यह साथी लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, लेकिन कहां से? याद रखिएगा, योजनाओं से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर पूछे। इसमें साथी दादरा और नगर हवेली राज्यों में पूछे तो राज्य में मेघालय की सर्वाधिक है। राज्य में किसकी सर्वाधिक है? मेघालय की सर्वाधिक है। अगर सबसे कम पूछे, सबसे कम, और सबसे कम इतनी कम कि यहां जनसंख्या घटी है, ऋणात्मक पूछे तो याद रखिएगा नागालैंड की। ऋणात्मक पूछे तो याद रखिएगा नागालैंड की सबसे कम। देश की पूछे, देश की पूछे तो 17.64% देश की। 28 का उत्तर डी। वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है और उन्हें झटके तथा बाहरी चोटों से रक्षा करता है। ऐसे शरीर में कौन सा पोषक तत्व है जो गद्दे के जैसा हमारे शरीर के मुख्य अंगों की रक्षा करता है और शौक और झटकों से उनको बचाता है? याद रखिएगा, वसा। वसा, वसा। प्रोटीन तो नए कोशिका निर्माण में सहायता, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, विटामिन बीमारी इत्यादि से लड़ने में मदद करता है, वसा का काम है। चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, यह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? अभी मैंने बताया, राज्यपाल कौन? अब्दुल नजीर। 25 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 58 विधान परिषद, 175 विधानसभा। यह साथी तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना पार्टी के पवन कल्याण है। जनसेना पार्टी के पवन कल्याण। वाईएसआर कांग्रेस इससे पहले वाले थे। क्वेश्चन है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को निम्नलिखित में से किस तरीके से व्यक्त किया जाता है? उपयोगिता माने यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब किसी वस्तु की क्षमता, किसी वस्तु की वह क्षमता जो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, जो आपकी आवश्यकता को पूरा कर सके, आवश्यकता को पूरा कर सके। इसे साथी उस क्षमता को यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है भैया। और गणना, गिनती 1 2 3, गिनती हमेशा किस में होती है? नंबर में होती है। गिनती हमेशा किस में होती है? नंबरिंग में होती है। किस वर्ष सरकार ने इरकॉन में अपनी हिस्सेदारी बेची? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सरकार ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच दी। तो याद रखिएगा 2023 में। 2023 में एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म, लेंस या दर्पण की प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल उपकरण को क्या कहते हैं? यहां साथी ट्यूब के माध्यम से आपने देखा होगा, पनडुब्बी के बाहर इससे देखते हैं, पनडुब्बी के बाहर इससे देखते हैं। यह साथी पेरिस्कोप होती है। पनडुब्बी के बाहर इसको देखते हैं, इसे साथी पेरिस्कोप कहते हैं। सिरका का प्राकृतिक स्रोत, जो सिरका होता है साथी, इसका इथेनोइक एसिड कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? इथेनोइक एसिड। इसका प्राकृतिक स्रोत सिरके का, विनेगर का, जो विनेगर होता है, यह इसका प्राकृतिक स्रोत है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि, इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि भी ली थी। इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि भी ली है। यह संस्कृत तेलुगु में इन्होंने रचनाएं रची हैं। यह साथी बाबर के समकालीन थे। बाबर ने इनका जिक्र अपनी जीवनी बाबरनामा में किया है।
याद रखिएगा, राजा कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय। खाद्य पद देखो, ये भी क्षेत्रीय राजवंश से क्वेश्चन आ गया, पाल से पूछा, विजयनगर से पूछा। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयुक्त की जाती है? आरपीएफ एसआई का इस बार अच्छे लेवल का पेपर आया है। कौन सी विधि सबसे अधिक? केजाल्ड विधि कहा जाता है इसको, केजेल-डाल विधि कहा जाता है। केजेल-डाल विधि, के इसमें साइलेंट है, जेल-डाल विधि भी कह सकते हैं। इससे पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा कितनी है इसका पता लगाया जाता है। संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण हरिमऊ शक्ति 2023, इसका आयोजन कहां पर हुआ? देखिए, हरिमऊ शक्ति 2024 की बात करो तो कुआलालंपुर मलेशिया, यह भारत और मलेशिया के मध्य होती है। यह कहां होती है? भारत और मलेशिया के मध्य। बात 2023, यह उमरोई मेघालय, उमरोई मेघालय, यह कहां पर हुई 2023 वाली? एक बार भारत में होती है, एक बार कुआलालंपुर में। 2023 पूछिए उमरोई, जबकि 2024 कुआलालंपुर। कौन सी एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायिका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तुरंत उत्तर आ जाएगा। इनको गजल, क्वीन ऑफ गजल भी कहते हैं, इनको साथी क्वीन ऑफ गजल भी कहते हैं, या गजल साम्राज्ञी भी कहा जाता है। यह शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायिका है, याद रखेगा, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर। बाकी वी शेषना, टीके अयंगर, एम ए सुब्बुलक्ष्मी, ये सब कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहां पर साथी सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, यह मेघना सुरमा एक बराक नदी होती है, मणिपुर से निकलती है, तिपाई मुख बांध, नेशनल वाटरवे 6, तो याद रखिएगा, उसी को बांग्लादेश में मेघना सुरमा कहते हैं। 39 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। संघ सूची में कितने विषय मई 2024 तक? तो 3 लिस्टें, मूल और वर्तमान, मतलब ओरिजिनल और अभी कितने हैं? तो संघ सूची में मूल 97, वर्तमान में 100, राज्य में मूल 66, वैसे 61, संवर्ती सूची में मूल 47 और वर्तमान में 52। तो मई 2024 तक संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान की बात हो रही है, कितने विषय? याद रखिएगा, इसका उत्तर इन्होंने 100 माना है। देखो, इसमें हालांकि इनको यह देना चाहिए था कि मूल कितने विषय हैं और वैसे कितने विषय हैं, लेकिन जब साथी इन्होंने नहीं बताया तो आप इसका उत्तर इन्होंने 100 माना है। वर्तमान में कितने? इतने। नंबरिंग मूल कितने थे? 97। ठीक है भैया, 40 का उत्तर डी। सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि, इसमें जो स्टार्च होता है ना, सुगर, स्टार्च को साथी गाढ़ा करके पेस्ट किया जाता है, इसको पेस्टिंग भी कहते हैं, इसको पेस्टिंग भी कहते हैं। इससे केक बनती है, पेस्ट्री बनती है, इसे जिलेटिनीकरण कहते हैं, इसको स्टार्च का जिलेटिनीकरण कहते हैं। लिख लीजिएगा, जिसके द्वारा सॉस को गाढ़ा करके ब्रेड और पेस्ट्री बनाई जाती है, इसको साथी जिलेटिनीकरण कहते हैं। प्रेरित धारे का दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल ऑफ इंड्यूस्ड करंट, राइट हैंड रूल ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। यह फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी कह देते हैं, इसे क्या कह देते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी कह देते हैं। कौन सी जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन वृद्धि, मतलब देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार का स्तर या तो वही है या गिर रहा है। तो एक आर्थिक घटना जिसमें रोजगार का स्तर निम्न होता है, एक आर्थिक घटना जिसमें कोई अर्थव्यवस्था अपने रोजगार के स्तर को बनाए रखते हुए या घटाते हुए
फिर भी विकास करती है, इसी को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। आर्थिक घटना जिसे किसी अर्थव्यवस्था में समृद्धि का स्तर घटता है, अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर घटता जाता है, या तो उतना ही रहता है या घटाते हुए, या तो उतने पे ही वृद्धि या घटा रहे तब भी वृद्धि, इसको जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य, टोटल कितने थे? 8। फिर साथ ही संसद को शक्ति प्राप्त है, संसद कानून बनाकर इसकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। अभी 33, तो अन्य और एक साथी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कितने हैं सर? 34। 44 का डी। इनको सुमेलित कीजिए। पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी? अष्टाध्यायी। हाल ने गाथा सप्तशती, कालिदास मालविकाग्निमित्रम, पतंजलि महाभाष्य। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन भी तुमसे भी पूछेगा, ये मत सोच रहे तो आरपीएफ में पूछे। आत्मकथा अर्ध कथानक ये किसने लिखी है? इसको हिंदी की पहली आत्मकथा माना गया है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा, हिंदी की प्रथम आत्मकथा। 1-2 क्वेश्चन हिंदी के भी पूछ रहा है। यह हिंदी की पहली आत्मकथा है, इसको बनारसी दास ने लिखा है। किसने लिखा? बनारसी दास। सूरवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी का मूल नाम, सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मूल नाम पूछा है, याद रखिएगा फरीद खान। फरीद खान। सासाराम में मकबरा। राज्यसभा में आचार कमेटी, एथिक्स कमेटी का गठन कब किया गया था? प्रत्येक सदन का सभापति, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति आचार समिति का गठन करते हैं। पूछे इसका गठन पहली बार कब किया गया था? 1997 में, 1997 में। हरिमऊ शक्ति किस किस के बीच में? भारत और मलेशिया। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। समझे? हरिमऊ शक्ति 2022 का पूछ लिया, 23 का भारत में, 24 का कुआलालंपुर, 49 का भी आपका बिल्कुल सही है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पूरा हो गया। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? शुरुआत 2020 में इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित और समन्वित किया गया था। इसका उद्देश्य एक संदर्भ जीनोम का निर्माण करना और भारतीयों में आनुवंशिक विविधता का अध्ययन करना था। देश भर से भारतीय नागरिकों से 10 लाख नहीं 10,000 जीनोम नमूने, इसमें 10,000 जीनोम नमूने एकत्र किए गए थे। 50 का उत्तर क्या जाता है? ये आपका यहां पर साथी बिल्कुल सही है। अब अपने स्कोर बताइए। अब सभी को बताओ साथी, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी इत्यादि, इन सभी की फ्लिपकार्ट पर नोट्स की सेल चल रही है। इस प्रकार का डिब्बा बहुत बढ़िया नोट्स आपको कैश ऑन डिलीवरी बहुत ही कम फीस पर उपलब्ध है। तो फ्लिपकार्ट पर जाकर एग्जाम्पल नोट सर्च करके आप इनको खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी करना चाहें तो मैं चाहूंगा कि आप स्पेशल बैच से जुड़े। उसके साथ आपको यदि अभी आप जुड़ जाते हैं तो साथ ही याद रखिएगा, ये 3 हैंड रिटन नोट्स की किताबें ये आपको साथ ही फ्री मिलेंगी, मतलब आपके घर पर डिलीवर कराई जाएंगी उसी 499 रुपए में। मतलब अगर आप अभी जुड़ जाते हैं एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, क्लास 8, 9, 10, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सारे चैप्टर कवर है इसके अंदर, हैंड रिटन नोट्स है। बाकी आप सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कोई भी सहायता चाहिए, इस नंबर पर कॉल, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपकी सहायता हो जाएगी। एग्जाम पर के साथ बने रहना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बच्चा जरूर बताना। सभी साथी कमेंट करके पेपर अच्छे लेवल का आया है तुम्हें सीखना। और कल सुबह, शनिवार है ना, कल सुबह आप मेरे साथ जुड़ना। छोटे रेलवे ग्रुप डी की मैराथन शुरू करूंगा सुबह 7 बजे। मेरे से वादा करके जाओ कि भैया सुबह 7 बजे वादा निभाने आएंगे, कल सुबह 7 बजे। अभी साथी बंदे में है दम सीरीज है, आप उसमें जुड़ जाना। और कल 12 घंटे की
ग्रुप डी की जबरदस्त मैराथन है। पूरी मेहनत कर देंगे जितनी भी अपने अंदर दम है। तो बने रहिएगा। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।